माफिया लैंड हिंदी महासागर का एक ऐसा द्वीप है जिसकी आबादी बस 3000 है और दौलत अथाह। गुंडों से बिछी इस आइलैंड की तिजोरी को साफ करने पहुंचता है अमर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। बिना किसी पुलिस रिकॉर्ड के सफाई से तिजोरी लूटने वाले अमर को इस द्वीप के डॉन की तिजोरी खाली करना मुश्किल हो जाता है। मुसीबत तब बढ़ जाती है जब समझ ही नहीं आता कि असली डॉन कौन है और डुप्लीकेट कौन। क्या अमर इस आइलैंड की कैद से बाहर निकल पाएगा या हो जाएगा उसका गेम ओवर? जानने के लिए सुनिए माफिया लैंड, प्रवीण सिंह नेगी की कहानी। इस कहानी की सभी घटनाएं काल्पनिक हैं। ये कहानी किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, व्यक्ति, स्थान, नाम से कोई मतलब नहीं रखती है। ये पूरी तरह से कल्पना शक्ति से लिखी गई है और सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से, इसलिए आप इसे मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। स्टोरी बेस, अपराध, सनसनी, सस्पेंस थ्रिलर। अमर, आयु 27, काम देश के बड़े लोगों की तिजोरी खाली करना। आज तक 30 से भी ज्यादा चोरियां, पर एक भी बार नहीं पकड़ा गया। डॉन सिकंदर। गुड, मुझे तुम्हारे ही जैसे एक होनहार, तेज तर्रार और हैंडसम युवक की जरूरत थी। मेरे लिए काम करोगे? अमर, क्यों नहीं सिकंदर भाई, आप इस पूरे शहर के इकलौते ऐसे डॉन हो जो मुझ तक पहुंच पाए हो, तो आपके लिए तो काम करना बनता है। डॉन सिकंदर, हमारे लिए जो भी काम करोगे तुम्हें उसका 50% दिया जाएगा। अमर, मुझे मंजूर है, तो फिर बताइए कि क्या करना है आपके लिए? डॉन सिकंदर। डॉन सिकंदर उसके आगे अपने लैपटॉप की स्क्रीन देता है। अमर स्क्रीन को गौर से देखते हुए, क्या है ये? डॉन सिकंदर, तुम्हें क्या नजर आ रहा है? अमर, मुझे तो ये कहीं का नक्शा नजर आता है। कहाँ का है ये नक्शा? और बेहद जिज्ञासा से उसे देखने लगता है। उसकी आंखें उसे अपने दिमाग में कैच करने लगती है। डॉन सिकंदर, ये एक हिंद महासागर में स्थित एक आइलैंड है। यहाँ की आबादी 3000 के लगभग है और जिसने इस आइलैंड पर कब्जा किया है, यहाँ का मालिक है, उसका नाम है यश मलिक और तुम्हें इस यश मलिक की तिजोरी को ही खाली करना है। अमर, तो फिर तो इस द्वीप पर सारी व्यवस्था यश मलिक के पास ही होगी और यहाँ रहने वाला हर आदमी भी उसी का आदमी होगा, नहीं? डॉन सिकंदर, हाँ, तुम ये समझ सकते हो, पर अब इस द्वीप पर कैसे काम करना है ये तुम्हें खुद ही तय करना है। अमर कुछ सोचता है और इस जगह जाने का तरीका क्या है? डॉन सिकंदर, बिल्कुल नॉर्मल, लोग घूमने फिरने और काम करने जाते ही रहते हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। अमर, इस यश मलिक का लॉकर कहां पर है? ये तो शायद पता नहीं होगा आप लोगों को, है ना? ये भी मुझे ही पता लगाना होगा। और डॉन सिकंदर की आंखों में देखता है। डॉन सिकंदर, हाँ, तुमने ठीक कहा, तिजोरी तुम्हें ही ढूंढनी होगी। अमर, और कौन जाएगा मेरे साथ? क्या आपके पास कोई ऐसे 2-4 लोग हैं जो मेरी वहां मदद कर सके? डॉन सिकंदर, तुम्हें कब से अपने साथ आदमियों की जरूरत पड़ने लग गई? तुम तो हर काम अकेले ही करते हो, तभी तुम आज तक पकड़े नहीं गए हो। अमर, बात तो आपकी ठीक है, जब पूरा शहर किसी के बाप की जागीर हो तब वहां जरूरत पड़ सकती है, इतना तो अब मैं समझ गया हूं। और अपने हाथों में पड़ी सिगरेट को एशट्रे में डाल देता है। डॉन सिकंदर कुछ सोचने लग जाता है और फिर, कैसे लोगों की जरूरत है तुम्हें अपने साथ? बता दो, 2-4 हैं मेरी नजर में, मैं उन्हें तुम्हारे साथ भेज सकता हूं। अमर, बस मुझे ऐसे लोग चाहिए जो जरूरत पड़ने पे 8-10 लोगों को अकेला देख लें और मैं अपना काम कर सकूं। डॉन सिकंदर, तो ठीक है, तुम अपने काम पर निकलो, तुम्हारे पास ऐसे लोग पहुंच जाएंगे। और फिर साइड में रखे सूटकेस को टेबल पर रखकर उसके सामने खोल देता है। अमर, ये क्या है? और थोड़ा सा हैरान हो जाता है। डॉन सिकंदर, 5 करोड़ रुपए हैं हमारी टीम में आने की तुम्हारी फीस, इसे हमारी तरफ से रख लो। अमर, अरे वाह, जल्दी से सूटकेस को अपनी तरफ खींच लेता है और उन नोटों के ऊपर अपना हाथ घुमाता है। आपका काम तो अब हर हालत में करना ही होगा
और मुस्कुराते हुए सूटकेस बंद कर देता है। डॉन सिकंदर सिगरेट का कश लगाते हुए, पर एक बात याद रखना अमर, अगर हमसे धोखेबाजी की तो तुम्हारे शरीर के भी इतने ही टुकड़े करके हम सड़क पर बिखेर देंगे। अमर उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है। आप बेफिक्र रहिए डॉन सिकंदर, आपने मुझे यश मित्तल का लॉकर लूटने की जिम्मेदारी सौंपी है, तो उसका लॉकर अवश्य लूटा जाएगा। और फिर ठीक है, अब मैं निकलता हूँ और आप जल्दी से जल्दी कम से कम 2 लोगों का इंतजाम कर दीजिए जो मेरे साथ इस काम में जा सके। डॉन सिकंदर ठीक है, बहुत जल्द हो जाएगा। और फिर अमर वहां से निकल जाता है। रात 3 बजे अमर डॉन सिकंदर के सीक्रेट अड्डे से निकलकर इस वक्त अपनी कार में शहर की तरफ बढ़ रहा था कि तभी उसे एहसास होता है कि कोई कार उसके पीछे है। अमर, अब ये कौन मेरे पीछे लग गया? और फिर अपनी कार को स्लो कर लेता है, ये देखने के लिए कि क्या वाकई ये कार उसका पीछा कर रही है या नहीं। अमर की कार स्लो करते ही पीछे से आ रही कार तेजी से उसकी कार के बराबर से निकल गई। अमर के होठों पर मुस्कान आ जाती है। अमर फिर से अपनी कार की स्पीड बढ़ाता है और इस बार फिर अमर की कार के पीछे एक कार और लग गई थी। अमर चेहरे पर मुस्कान लिए और ऊंची आवाज में म्यूजिक सुनता हुआ कार ड्राइव करने लगता है। लगता है जो भी मेरा पीछा कर रहा है कुछ ज्यादा ही तेज है। पर ये है कौन? क्या डॉन सिकंदर की आदमी है या कोई और मेरा पीछा कर रहा है? कौन हो सकता है? हवा को भी मेरे बारे में पता नहीं होता है और अब मुझे ये डॉन जानने लगा है। अमर एक ऐसा अपराधी जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। जो अपराध करता है वो बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। उसके बारे में कहीं कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है। फिर भी पता नहीं डॉन सिकंदर कैसे इस तक पहुंच पाया और अब इसने सौंपा है उसे तिजोरी लूटने का काम। अमर, इस सिकंदर को मेरे बारे में बताया किसने? मेरे बारे में तो कोई भी नहीं जानता। कौन है मेरा राजदार जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता है? अमर गहरी सोच में डूब गया था और उसके माथे पर थोड़ी सी चिंता की लकीरें भी आ गई थी। कुछ ही समय बाद शहर की एक बड़ी कोठी के बाहर कार रोकता है और फिर रिमोट से उसका गेट खोल लेता है। पीछा कर रही गाड़ी जो दूर से ही उसका घर देख रही थी, चीमा। साका भाई, यहीं पर रहता है ये सबसे बड़ा चोर। साका, जिसके चेहरे पर एक अलग ही भाव थे, माथे पर चोट का गहरा निशान था, अपने चेहरे पर आई दाढ़ी को खुजलाते हुए, आज तक इसने जितनी भी दौलत लूटी है सब दौलत अब हमें इसकी तिजोरी से निकाल कर ले जानी है। चीमा, तो अब वापस चले? जिस वक्त ये यहाँ से बाहर जाएगा हम इसकी तिजोरी लूट लेंगे। वैसे हमारे बॉस डॉन सिकंदर ने अपना खेल बहुत अच्छा खेला है और इसे पता भी नहीं लगा कि ये हमारे बॉस के जाल में फंस गया है। साका, चलो वापस। और फिर वो गाड़ी घुमाकर वापस निकल जाते हैं और कुछ ही समय बाद अपने बॉस डॉन सिकंदर के सामने खड़े थे। डॉन सिकंदर, क्या पता लगा कहाँ रहता है ये लुटेरा अमर? साका, पता लग गया बॉस, यहाँ से 10 किलोमीटर पूरब में जो शिवराज कॉलोनी है वहीं रहता है ये। डॉन सिकंदर एक लंबी सांस लेते हुए, तभी मैंने इसे 5 करोड़ रुपए दिए थे ताकि ये उन्हें अपनी सेफ जगह पर रखने जाए जहां ये अपनी बाकी की दौलत रखता है। अब बस अभी इंतजार करो इसका यहां से निकल जाने का, और जब ये यश मलिक की तिजोरी लूटने जाएगा हम पीछे से इसकी तिजोरी लूट लेंगे। चीमा, बॉस, आपने जो नोट की गड्डी के अंदर चिप लगाई है, अगर वो चिप कहीं गलती से अमर की नजरों में आ गई तो तब क्या होगा? डॉन सिकंदर, फिक्र मत करो, अभी मैंने वो चिप एक्टिवेट नहीं की है। जब ये अमर इस शहर से बाहर निकल जाएगा तब हम उस चिप को एक्टिवेट करेंगे और हमें बड़ी आसानी से पता लग जाएगा कि इसके उस घर में इसकी गुप्त तिजोरी कहां पर है। डॉन फिर अपना फोन उठाता है और किसी को फोन मिलाने लगता है। कुछ समय बाद उसका फोन उठा लिया जाता है। डॉन सिकंदर, कैसी हो मैडम रवीना? रवीना, मैं तो ठीक हूँ डॉन, तुम अपनी सुनाओ, आज कैसे याद कर लिया? क्या फिर किसी को रास्ते से हटाना है मुझे? डॉन सिकंदर, हाँ मैडम रवीना, तुम्हारे बिना तो मेरा काम ही नहीं चलता है और इस बार भी तुम्हारे ही लायक मारपीट का काम है, इसलिए तुम्हें फोन कर ही लिया। रवीना,
तो इस बार किसे रास्ते से हटाना है ये भी बता दो। डॉन सिकंदर, इस बारे में भी बात हो जाएगी, पर इस बार काम थोड़ा अलग है। समझो कि तुम और तुम्हें अकेले भी नहीं जाना है, तुम्हें अपने साथ किसी खास को भी लेकर जाना है जो तुम्हारी ही तरह तेज तर्रार हो, और फिर तुम दोनों को एक खास इंसान का साथ देना है, एक बहुत ही बड़े खास काम में। रवीना उसकी बात सुनकर एक पल को कुछ सोचने लगती है, और फिर किस खास इंसान का साथ देना है अब ये भी बता दो। डॉन सिकंदर, अपना बैकपैक ले लो, कुछ देर बाद मेरा आदमी तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट से पिकअप कर लेगा और तुम्हें हेलीपैड पर छोड़ देगा। वो शख्स तुम्हें वहीं मिलेगा जिसके साथ तुम्हें जाना है। रवीना, पर जाना कहाँ है? क्या पिकनिक पर? डॉन सिकंदर, नहीं, यश मलिक की दुनिया में, और उसकी तिजोरी को बिल्कुल खाली करना है। 1 रुपए का सिक्का भी वहां नहीं रहना चाहिए। रवीना, क्या कह रहे हो आप? क्या आपको पता है उसके उस आइलैंड में क्या चलता है? वहां सिर्फ उसी की सत्ता है। चिड़िया भी उसकी इजाजत के बिना वहां पर नहीं मारती है, और आप उसकी वहां तिजोरी खाली करने की बात कर रहे हो। ये तो इम्पॉसिबल है। और कौन बेवकूफ है वो जो तुम्हारा ये काम करने के लिए तैयार हो गया? क्या उसे यश मलिक के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है? यश मलिक को अगर भनक भी लग गई ना, तो वो उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना देगा। और फिर अच्छा, तभी आप मुझसे बात छुपा कर बात कर रहे हो। अरे सीधा सीधा ही क्यों नहीं बोल रहे हो कि तुम्हें यश मलिक के साथ दुश्मनी मोल लेनी है और फिर मर जाना? डॉन सिकंदर, तो तुम्हारा क्या विचार है? तुम वहां जा रही हो या नहीं? रवीना, पर पहले आप ये बताओ कि तुम्हारा ये काम करने के लिए कौन तैयार हो गया है? कौन है वो बेवकूफ? डॉन सिकंदर, अब इस बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुम उस इंसान के साथ ये काम करने जा रही हो जो तिजोरियों को इतनी सफाई से खाली कर देता है कि तिजोरियों के मालिकों को भी अपनी तिजोरी खोलने से पहले पता ही नहीं लगता कि तिजोरी खाली हो चुकी है। कोई सबूत नहीं, और ना ही कोई उसे पहचान पाता है। किसी को पता भी नहीं चलता ये काम हुआ कैसे। रवीना, एक मिनट, आप कहीं उसकी बात तो नहीं कर रहे जो लगातार बड़ी तिजोरियों को साफ कर रहा है और आज तक पकड़ा नहीं गया है? डॉन सिकंदर, मैं उसी शख्स की बात कर रहा हूं। अब तुमने भी उसे थोड़ा तो जान ही लिया है। रवीना, पर तुम उस तक कैसे पहुंच गए? कहते हैं उसको तो हवा भी नहीं पहचानती है, फिर तुमने उसके साथ डील कैसे कर ली? डॉन सिकंदर, ये भी एक रहस्य है, इसे रहस्य ही रहने दो। और अब मेरी बात सुनो, जो मैं तुम्हें कह रहा हूं उसे अच्छी तरह से समझ लो कि तुम्हें क्या करना है। रवीना, 1 मिनट, पर मैं ये खतरनाक काम नहीं कर सकती। अरे यहाँ तो सांप के बिल के अंदर हाथ डालने वाला काम है। डॉन सिकंदर, पर सोच लो, अगर तुमने ये काम कर दिया तो तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। फिर शायद ही तुम्हें कोई और कभी काम करने की जरूरत पड़े। तुम्हारी पूरी जिंदगी ऐश के साथ गुजर जाएगी और तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। तुम्हें सिर्फ उस अमर को सुरक्षित रखने की कोशिश करनी है, बस। रवीना, अच्छा, तो उसका नाम अमर है। चलिए ठीक है, फिर मैं अपने एक खास बंदे के साथ इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हूँ। डॉन सिकंदर खुश होते हुए, तो फिर अब मेरी बात सुनो, जैसा मैं कह रहा हूँ तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करते रहना है। और फिर वो रवीना को कुछ बताता चला जाता है, जिसे सुनकर रवीना के होठों पर मुस्कान आ जाती है। रवीना, ठीक है डॉन सिकंदर, हम 1 घंटे में ही चलने के लिए तैयार हैं। डॉन सिकंदर, ठीक है, और फिर फोन रख दिए जाते हैं। डॉन सिकंदर मुस्कुराते हुए अमर को फोन मिला देता है और अमर उसका फोन उठा लेता है। अमर, हाँ बोलो डॉन, अब क्या बात है? डॉन सिकंदर, तुम्हारा साथ देने के लिए 2 इंसान मैंने तैयार कर दिए हैं जो तुम्हें वहां पूरी सुरक्षा देंगे। 1 घंटे बाद हमारे हेलीपैड पर पहुंच जाएंगे, तुम भी वहां पहुंच जाओ। वहां से हेलीकॉप्टर तुम तीनों को लेकर आइलैंड की तरफ बढ़ जाएगा। अमर, क्या कह रहे हो डॉन सिकंदर? इतनी जल्दी क्या है जाने की? पहले मुझे कुछ अच्छी तरह तैयारी तो कर लेने दो और उस यश मलिक को समझ तो लेने दो, तभी हम उसके आइलैंड पर जाएंगे। डॉन सिकंदर कुछ सोचता है और, ठीक है, जब तुम चलने के लिए तैयार हो जाओ
तब हमें बता देना। अमर, ठीक है, और फोन रख देता है। चीमा, अब हम क्या करें बॉस? डॉन सिकंदर, जाओ आराम करो। अभी ये कमीना अमर काम पर नहीं निकल रहा है। शायद पूरी तैयारी करके ही ये यश मलिक के आइलैंड पर जाएगा। आखिर है तो ये भी पूरा खिलाड़ी, और इसके खेल को भी समझना कोई आसान काम नहीं है। पर इस बार का खेल ये भी नहीं समझ पाएगा, और इसकी आज तक लूटी गई सारी दौलत मेरे कदमों में होगी, और ये खाली हाथ सड़क पर नजर आएगा, और फिर बड़ी जोर से हंसने लगता है। और वहां खड़े चीमा और साका भी उसकी इस हंसी में उसका साथ देते हैं। दूसरी तरफ अमर इस वक्त बड़े आराम से अपने बेड पर लेटा हुआ था और गहराई से कुछ सोच रहा था। आखिर ये बात समझ नहीं आ रही कि मेरी पहचान की किस शख्स ने। आखिर कौन सी जगह पर मुझसे चूक हुई जहां मैं पहचान लिया गया हूं कि मैं ही तिजोरी चोर हूं। ये तो मेरे लिए खतरनाक बात हो सकती है। आज ये राज डॉन सिकंदर और उसके 2 आदमियों को पता चली है, कल को पुलिस को भी ये बात पता लग सकती है। पर अब मैं कर ही क्या सकता हूँ? क्या डॉन सिकंदर और उसके आदमी को ठिकाने लगा दूं, जो मेरा भी राज जानता है? फिर तो मुझे डॉन सिकंदर के कई आदमियों को दूसरी दुनिया का रास्ता दिखाना पड़ जाएगा। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। और अभी अमर अपनी उलझन में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में अब नींद हावी हो रही थी। तभी उसका फोन बजने लगता है। अमर अपना फोन उठा लेता है और उस पर आते नंबर को देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। माधुरी। अमर, हेलो माधुरी, आज इतनी रात को फोन कैसे किया? वरना तुम्हारे फोन तो दिन में भी नहीं आते हैं। आज हमारी याद कैसे आ गई? और बेहद गहरी मुस्कान उसके होठों पर आ जाती है। माधुरी, बस आज फुर्सत से थी और सोच रही थी कहीं घूमने का प्लान बनाया जाए, इसलिए सोचा तुम्हें भी अपने साथ ले चलूं। तो फिर क्या इरादा है तुम्हारा? बनाएं कहीं घूमने का टूर या नहीं? अमर उसकी बात सुनकर उठकर बैठ जाता है और उसका दिमाग तेजी से चलने लगता है। और फिर हाँ, क्यों नहीं, मैं तो सोच ही रहा था कहीं किसी आइलैंड पर घूम कर आने की। और अब तुमने ये बात छेड़ दी है तो फिर चलना ही पड़ेगा। माधुरी कुछ सोचते हुए, तो फिर कहाँ चले? अंडमान निकोबार की तरफ चले? अमर, अरे नहीं नहीं, तुम्हें एक बिल्कुल नए आइलैंड पर ले जाऊंगा, यश आइलैंड, जो बेहद ही खूबसूरत आइलैंड है और वहां पर्यटकों की सुविधा के लिए हर इंतजाम है। माधुरी, क्या कहा? यश आइलैंड? पर मैंने सुना है वहां तो गुंडे मवालियों का ही राज है, और इस आइलैंड का मालिक यश तो खुद एक अय्याश और बिगड़ा हुआ आदमी है। अमर, अरे ऐसी कोई बात नहीं है। टूरिस्ट लोगों के लिए तो वहां जन्नत से भी बेहतर इंतजाम किए जाते हैं। तुम एक बार चलो तो सही, तुम्हारा लौट कर आने का दिल नहीं करेगा। माधुरी, तुम देख लो, फिर कभी किसी लफड़े में ना फंस जाए वहां। अमर, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ अरेंज करूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। माधुरी, तो फिर ठीक है, कल दोपहर बाद वहां के लिए निकल चलते हैं। तब तक मैं अपनी पैकिंग कर लेती हूँ। अमर कुछ सोचने लग जाता है, क्योंकि उसे तो अपनी तैयारी करने के लिए कुछ लंबा समय चाहिए था। यश मलिक को समझने के लिए उसे समय चाहिए था, पर अब उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं दिख रहा था। उसे तो अब सीधे बैग पैकिंग पर ही जाना पड़ रहा था। माधुरी, अरे क्या हुआ, तुम्हारी तो बोलती बंद हो गई, क्या इरादा बदल गया है? अमर, अरे नहीं यार, चलो ठीक है, मैं 12 बजे तुम्हें तुम्हारे घर से पिक कर लूंगा। अब ठीक है, तुम अपनी तैयारी कर लो। माधुरी, ओके जानू, मैं बिल्कुल तैयार हो गई, तुम समझ लो। और फिर दोनों फोन रख देते हैं। अमर कुछ सोचने लगता है, कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ माधुरी को अपने साथ ले जाकर। वैसे भी माधुरी ठीक कह रही थी, यश आइलैंड पर मुसीबतें भी हर वक्त खड़ी ही रहती हैं, पर अगर मैं अपने साथ माधुरी को ले जाता हूँ तो वहां के लोगों की नजर से आसानी से बच सकता हूँ। यश मलिक के लोगों की नजरों में मैं टारगेट नहीं हो पाऊंगा, और मैं अपने आप को छुपाकर उनकी तिजोरी लूटने का काम बड़ी आसानी से कर लूंगा। फिर अमर डॉन सिकंदर को फोन मिला देता है और कुछ ही समय में वो इसका फोन उठा लेता है। डॉन सिकंदर, हाँ बोलो अमर। अमर, मैं कल 12 बजे तक तुम्हारे हेलीपैड पर अपने एक फ्रेंड के साथ पहुंच जाऊंगा, जिसे मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ जाने वाले अपने आदमियों को भी बोल देना कि वो वहां पहुंच जाएं। डॉन सिकंदर, ठीक है, तुम बेफिक्र रहो, वो तुम्हारे पहुंचने तक वहां पहुंच जाएंगे। अमर, ठीक है, और फिर फोन रख देता है। अमर, हाँ, अब कुछ तैयारियां कर ली जाए, और उठकर अपने रूम में लगी एक अलमारी को एक तरफ सरकाता है। वहां एक छोटा सा दरवाजा नजर आने लगता है, जिसे खोलकर वो अंदर चले जाता है। अमर एक तरफ रख के बैग को उठाता है और जरूरत के सामान उस बैग में डालने लगता है, जो उसकी मदद करने वाला था उसके इस मिशन में। अमर अपने आप से ही,
आज ये पहली बार हो रहा है कि मैं किसी महत्वपूर्ण काम पर जा रहा हूँ और मैं उससे पहले बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर सका हूँ। कहीं ये मेरे लिए मुसीबत का कारण न बन जाए। पर हालात भी लगातार मेरे खिलाफ होते जा रहे हैं। मुझे लगता है इस बार कुछ बड़ी गड़बड़ होने वाली है। पर ये गड़बड़ क्या है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही है। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर प्रवीण सिंह नेगी द्वारा लिखित कहानी माफिया आइलैंड, और मैं हूं संयम शर्मा। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। गुंडों का आइलैंड। डॉन सिकंदर यश मलिक के आइलैंड पर अमर को भेज रहा था ताकि वो उसकी तिजोरी को लूट सके, पर पीछे से वो अमर को भी चूना लगाने के मूड में था। और अब तक जितनी भी तिजोरियां अमर ने लूटी हैं, उस सारी दौलत को पाने के लिए वो षड्यंत्र रच चुका था। अगले दिन एक आलीशान महल, जिसकी विशाल कोठी में एक तकरीबन 20-21 साल की लड़की अपने कमरे से निकलकर अभी बाहर ही आई थी। हॉल में बैठे एक लड़के की नजर उस पर पड़ती है। लड़का, कहाँ जा रही हो माधुरी? अपना बैग पैक करके कहीं घूमने जा रही हो? माधुरी, जी भैया, नरोत्तम घूमने ही जा रही हूँ। नरोत्तम? अच्छा, तो कब तक लौट आने का विचार है? क्योंकि तुम्हें देखने बहुत जल्दी अमेरिका से पिताजी के दोस्त का बेटा आने वाला है, इसलिए जल्दी लौट आना। माधुरी, क्या कहा? मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं? पर पिताजी ने मुझे ऐसी कोई बात नहीं की, और थोड़ा सा हैरान हो जाती है ये बात जानकर। नरोत्तम, 2 दिन पहले पिताजी से मेरी बात हुई थी। हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। माधुरी, पर मुझे किस लड़के से शादी करनी है ये मैं खुद डिसाइड करूंगी। आप मेरी फिक्र ना ही करें तो अच्छा है। नरोत्तम उसकी तरफ घूर कर देखता है, और अभी वो कुछ बोलता कि माधुरी का फोन बजने लगता है। माधुरी फोन पर आते नंबर को देखकर फोन उठा लेती है। फोन अमर का ही था। माधुरी, बस आ रही हूँ अमर, 1 मिनट रुको, और फोन रख देती है। नरोत्तम, क्या उस अमर के साथ जा रही हो? मैंने तुमसे पहले भी कहा है वो लड़का बिल्कुल ठीक नहीं है और ना ही हमारे लायक है। फिर तुम क्यों उससे दोस्ती बढ़ा रही हो? क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है? माधुरी, मेरा मन तो आपके साथ लंबी बहस करने का, पर अभी मेरे पास वक्त नहीं है। वापस आकर मैं आपके साथ अच्छी तरह से बात करूंगी, बाय। और अपने भाई को हाथ हिलाकर वहां से निकल जाती है। नरोत्तम उसे गुस्से में जाता हुआ देखता है और अपना फोन निकालकर फौरन मिला देता है। दूसरी तरफ से फोन जो उठाता है वो डॉन सिकंदर ही था। डॉन सिकंदर, हाँ बोलो नरोत्तम, अब क्या करना है? नरोत्तम, डॉन सिकंदर, तुम्हें मैंने एक काम सौंपा था जो तुम अभी तक नहीं कर पाए, और बेवजह मेरा पैसा लेकर बैठ गया। पर अब बहुत हुआ, मैं तुम्हें सिर्फ 24 घंटे का समय देता हूँ। अगर 24 घंटे में तुमने उस कमीने अमर को ठिकाने नहीं लगाया, तुम्हें मेरा 5 करोड़ रुपया वापस करना होगा। बात आ गई ना तुम्हारी समझ में? डॉन सिकंदर, अरे अरे इतना नाराज मत होइए सेठ साहब, आपका काम हम अवश्य कर देंगे, और अब तो हम आप ही के काम के लिए प्रयासरत हैं। बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिल जाएगी। आपकी बहन माधुरी के जीवन से वो कमीना अमर हमेशा के लिए निकल जाएगा। नरोत्तम, और कब? आज वो फिर मेरी बहन के साथ कहीं घूमने फिरने जा रहा है, समझे तुम? इसलिए अब बस बहुत हुआ, जो करना है जल्दी करो। मुझे आश्वासन नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। डॉन सिकंदर बड़ी जोर से हंसता है। फिक्र मत करो, जा तो अपनी बहन उस अमर के साथ ही रही है, और आएगी अब अकेले ही लौटकर। नरोत्तम, पक्का या इस बार भी सिर्फ बोलकर ही मेरा दिल बहला रहे हो? डॉन सिकंदर, तो फिर देख लेना, बहुत जल्दी तुम्हारी बहन वहां से लौट आएगी, वो भी अकेले। नरोत्तम के होठों पर मुस्कान आ जाती है। ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा अपनी बहन के अकेले लौटने का। पर फिर फोन रख देता है। नरोत्तम उठकर घर से बाहर आ गया था और कोठी के बाहर गाड़ी के अंदर बैठी अपनी बहन और अमर को देखता है। अमर की नजर भी नरोत्तम पर पड़ती है। वो उसे मुस्कुराकर ऊंची आवाज में, कैसे हो नरोत्तम? बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, कहां से आ रहे हो? नरोत्तम, बस कल ही अमेरिका से लौटा हूं, और तुम दोनों कहां प्लान बना रहे हो जाने का? अमर, बस ऐसे ही थोड़ा सा समुद्र की यात्रा करके आ रहे हैं, कुछ दिनों में लौट आएंगे। नरोत्तम उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है। हाँ बिल्कुल, जाओ जाओ। माधुरी अपने भाई के चेहरे पर मुस्कान देखकर थोड़ा अजीब से मुंह बनाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था अभी जो भाई अंदर लड़ रहा था वो बाहर आकर अमर को देखकर मुस्कुरा रहा है। और फिर अमर गाड़ी आगे बढ़ा देता है। अमर, क्या बात है, आज तुम्हारे भाई बड़े खुश नजर आ रहे हैं, और तुम तो कह रही थी कि अभी भाई से लड़कर आ रही हूँ, पर तुम्हारे भाई के चेहरे पर तो अलग ही मुस्कान दिख रही है। माधुरी, पता नहीं क्या हुआ इनके मूड को, अभी तो अंदर बड़ा झगड़ रहे थे, और खुद भी आश्चर्य मुंह बनाती है। दूसरी तरफ इस वक्त
रवीना अपने बॉयफ्रेंड अंकित के साथ अमर की मदद करने के लिए तैयार होकर हेलीपैड पर मौजूद थी और अब अमर का इंतजार किया जा रहा था। हेलीकॉप्टर बिल्कुल तैयार खड़ा था उड़ने के लिए। अंकित, यार रवीना, तुम्हें भी क्या पड़ी इतना खतरनाक काम हाथ में लेने की? तुम्हें तो पता ही है ना ये यश कैसा आदमी है, हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। रवीना, हाँ मैं जानती हूँ, पर कभी कभी बड़ी मुसीबतों के साथ खेलने का मजा ही अलग आ जाता है। और डॉन सिकंदर ने कहा ना कि वो इस काम में हमें इतने पैसे देगा कि हमें दोबारा कभी कोई खतरनाक काम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अंकित, तुम्हारा ये डॉन सिकंदर बेहद चालाक इंसान लग रहा है। काम हम 3 मिलकर करेंगे और ऐश ये खुद करेगा, और फिर थोड़ा सा गुस्से में हमें क्या फायदा होने वाला है इस काम से? और मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो अमर इस काम के लिए राजी कैसे हो गया। वो खुद इतना बड़ा संकट कैसे उठा सकता है? और अगर वो संकट उठाना ही चाहता है तो अपने लिए क्यों नहीं उठा रहा है? रवीना, यही बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही थी। जब पहली बार डॉन सिकंदर ने मुझे अमर के बारे में बताया तो मैं बेहद हैरान रह गई थी। पर अब देखते हैं आगे क्या होता है। कहीं अमर कोई खेल तो नहीं खेल रहा, इस बारे में भी पता लग जाएगा। अंकित, पर उसे खेल खेलने की कोई जरूरत ही क्यों? अगर उसे तिजोरी लूटने का शौक है, वो खुद ही जाकर यश मलिक की तिजोरी लूट सकता है। कोई उसे रोकने वाला थोड़ी ना है, वो तो अपनी मर्जी का मालिक है। रवीना, मुझे लगता है शायद अमर ये काम सिर्फ इसलिए करने को तैयार हो गया है कि डॉन सिकंदर ने उसकी पहचान कर ली है। वही मशहूर तिजोरी चोर है जिसकी आज तक कोई पहचान नहीं कर सका है। अंकित, तुम ठीक कह रही हो। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ये डॉन सिकंदर अमर को ब्लैकमेल कर रहा है। और तभी इन दोनों को हेलीपैड की तरफ बढ़ती कार नजर आ जाती है और वो दोनों उत्सुकता से उस कार की तरफ देखने लगते हैं। कार एक तरफ पार्किंग में खड़ी करके अमर और माधुरी अपना बैग निकाल लेते हैं और हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ चलते हैं। अंकित, ओहो, ये तो मिस्टर अमर, चेहरे से तो सिर्फ ये कोई फिल्म का हीरो लग रहा है। क्या वाकई में इस लड़के में इतनी सफाई है? इतनी तिजोरियों को लूटा है कि कोई इसे पहचान तक नहीं सका। मुझे तो लगता है कि कहीं डॉन सिकंदर को कोई धोखा तो नहीं हो गया है। रवीना, अब जो भी है, अगर यही लड़का आ रहा है तो फिर यही अमर होगा। और अब इसकी असलियत भी तो पता लगेगी जब ये यश मलिक की तिजोरी को लूट लेगा, वरना हमें तो अपना काम ही करना है। अंकित, हाँ यार ये तो है। अमर हेलीकॉप्टर के पास खड़े माधुरी और अंकित के पास आ जाता है और उन्हें अपना परिचय देता है। अमर, और ये मेरी दोस्त माधुरी है। मैं इन्हीं के साथ यश आइलैंड पर छुट्टियां बिताने जा रहा हूँ। माधुरी, ये दोनों भी हमारे साथ जाएंगे। अमर, अमर, हाँ ये मेरी दूर की रिश्तेदार हैं और ये इनके बॉयफ्रेंड अंकित है। माधुरी भी उन दोनों को हेलो करती है, पर उन दोनों को देखकर उसे कुछ ज्यादा खुशी नहीं हुई थी। अमर, अब चले। और फिर कुछ ही समय में हेलीकॉप्टर आकाश की ऊंचाइयों में उड़ गया था और यश आइलैंड की तरफ बढ़ चुका था। यश आइलैंड पर, जिसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे लाइट हाउस बनाए गए थे, सुरक्षा के लिए इस आइलैंड के चारों तरफ हथियारबंद सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे। डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए किया जा रहा था, जिससे कोई भी गैर कानूनी रूप से इस द्वीप के अंदर प्रवेश न कर सके। टूरिस्ट के आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, समुद्री मार्ग से, और हेलीकॉप्टर से आने के बाद एक ही जगह पर पहले सभी पर्यटकों को ले जाया जाता था और आधुनिक गैजेट से उनकी तलाशी लेने के बाद ही उन्हें अंदर प्रवेश मिल पाता था। एक बेहद ही आलीशान कमरे में इस वक्त यश मलिक एक खूबसूरत सोफे पर बैठा हुआ था। सोफे पर पूरी सोने की परत चढ़ी नजर आ रही थी। उनकी उस सोफे चेयर पर पीछे दीवार के ऊपर एक खतरनाक चेहरा बना हुआ था, जिसकी आंखें बड़ी और चेहरा एकदम शैतान की तरह नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यश मलिक ने जानबूझकर अपनी इस कुर्सी के पीछे ये चेहरा बनवाया हो, ताकि हर कोई पीछे दीवार पर बने शैतान के चेहरे को देखकर उसे भी उतना ही बड़ा शैतान समझ सके। यश मलिक के सामने कुछ दूरी पर एक तरफ 4 बड़े ट्रैवल एजेंसी के मालिक बैठे थे और एक तरफ कुछ गुंडे टाइप दिखने वाले लोग। उन चारों ट्रैवल एजेंसीज के मालिकों के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और अपने रुमाल से अपने माथे का पसीना पोंछ रहे थे। यश मलिक, जिसके हाथों में एक बेहद ही तेज कटार नजर आ रही थी। यश मलिक अपने उस सिंहासन पर खड़ा होता है और ऊंची आवाज में, हाँ तो जीवन, क्या किया है इन चारों ने? जीवन, जो शायद यश मलिक का राइट हैंड था। बॉस, इन चारों ने हमारी बात को नहीं माना है और हमारे इस आइलैंड पर पर्यटकों को लाने से इनकार कर दिया। इनका कहना है कि हम पर्यटकों को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराते। यश मलिक उन चारों की तरफ तिरछी नजरों से देखता है और फिर एकदम से
अपने चेहरे पर नकली मुस्कान की रेखा खींच लाता है। क्या हमारा आदमी जीवन ठीक बोल रहा है? तुम लोगों ने ऐसा ही कहा है कि हम पर्यटकों को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराते हैं। और फिर आगे टेबल पर रखे सेब को उठाकर हवा में उछाल देता है और उसके 4 टुकड़े कर देता है। इससे पहले कि सेब के चारों टुकड़े फर्श पर गिरते, उसने उन टुकड़ों को हवा में ही कैच कर लिया। ये लो, एक एक टुकड़ा खा लो, वरना फिर कहोगे कि हमने तुम्हारी मेहमान नवाजी नहीं की और हम पर्यटकों का ध्यान नहीं रखते। जीवन, अब क्या तुम चारों को सांप सूंघ गया है जो बोल नहीं रहे हो? और माथे पर इतना पसीना क्यों आ रहा है? जल्दी से सेब खाओ और हमारे बॉस के सवाल का जवाब दो। एक एजेंट घबराते हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने ऐसा कब कहा कि यहाँ पर्यटकों को अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती हैं? हम तो ये कह रहे थे कि आपके इस आइलैंड पर पर्यटकों के साथ लूटपाट हो जाती है, उनके सारे जेवर और पैसे लूट लिए जाते हैं, इसलिए पर्यटकों का हम पर से विश्वास उठता जा रहा है। इसलिए अब हमारे कस्टमर हमसे दूर जा रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए। जीवन, ये चारों झूठ बोल रहे हैं बॉस। मैं तो कहता हूं इन चारों की खाल खींचकर अपने आइलैंड के चौराहे पर भूसा भरकर लटका देते हैं, फिर हमारे पर्यटक इन चारों के बुत के साथ सेल्फी खींचने अवश्य आएंगे। यश मलिक अपने कोट को ठीक करता है। तो क्या विचार है तुम चारों का? जिंदा रहना या फिर हमारे साथ काम करना है? ट्रैवल एजेंट जी, हमें तो आपके साथ ही काम करना है और हम सबसे पहले आपके ही इस आइलैंड पर पर्यटकों को आने के लिए सजेशन देते हैं और उनके होटल की बुकिंग भी यहीं करते हैं। हम तो आपके लिए जी जान से लगे रहते हैं बॉस। जीवन, सब झूठ बोल रहे हैं बॉस, इनकी बात ना सुनो। बस आप अब आज्ञा दे दीजिए मुझे, फिर देखिए मैं इन चारों का क्या हाल करता हूं। इन चारों का दिल निकालकर अपने पाले गए मगरमच्छों को खिला दूंगा और इनकी ये मेंढक जैसी आंखों को अपने शिकारी बाजों को। यश मलिक तिरछी नजर से उन्हें देखता है और वहां रखी शराब की बोतल के ढक्कन पर तेज हथियार का वार करता है। एक ही बार में ढक्कन कटकर अलग हो जाता है और हवा में घूमता हुआ एक ट्रैवल एजेंट के माथे से जा लगता है और वहीं चिपक जाता है। उस ट्रैवल एजेंट की तो हालत ही खराब हो जाती है। यश मलिक, तो तुम्हें लगता है कि हम पर्यटकों की सेवा नहीं करते? और 4 ग्लासों में वो शराब डालता है और बड़े प्यार से उस ट्रे को उठाकर उन चारों के आगे ले जाता है। लो, उठाओ अपने ग्लास और इस विलायती शराब का आनंद लो। चारों अपना अपना ग्लास उठा लेते हैं और धीरे धीरे पीने लगते हैं। जीवन, बॉस, पिछले 15 दिन से इन चारों ने एक भी पर्यटक को हमारे यहाँ नहीं भेजा और जब मैंने तहकीकात करवाई तो मुझे पता लगा कि ये हमारे यहाँ किसी को भेजना ही नहीं चाहते। इनकी ट्रैवल एजेंसी में जो भी पर्यटक बुकिंग कराता है, ये उन्हें अन्य आइलैंड पर जाने की सलाह देते हैं। ट्रैवल एजेंट, नहीं, ये गलत है। आप हमारा विश्वास कीजिए बॉस, हम ऐसा क्यों करेंगे? और जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता है। जीवन, चुप कर, क्योंकि हमारी तरफ से तुम्हें मोटा कमीशन नहीं मिलता है, इसलिए तुम लोग हमारे साथ गद्दारी करने लगे हो। ट्रैवल एजेंट, क्या बात कर रहे हो आप जीवन भाई? हम आपसे कोई कमीशन लेंगे? आप जो भी कमीशन हमें देते हो वो बहुत ही ज्यादा है और हमें और ज्यादा कमीशन नहीं चाहिए। और अपने चेहरे पर लंबी मुस्कान ले आता है। जीवन, बॉस, अब आप फैसला सुना ही दीजिए, बहुत देर हो गई है। आपने इनकी बहुत खातिरदारी कर ली, अब इनकी सजा का भी ऐलान कर दीजिए। यश मलिक मुस्कुराते हुए अपने धारदार हथियार को अपने चेहरे पर लगाता है और, क्या विचार है तुम चारों का? अब आखिरी फैसला सुन लो अपना, क्योंकि अब मैं भी अपने इस राइट हैंड को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा। ट्रैवल एजेंट एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं और, बॉस, आप ही बता दीजिए आपको क्या चाहिए हमसे, हम वही करेंगे आपसे। यश मलिक उनकी बात सुनकर बड़ी जोर से मुस्कुराता है और लालच से अपनी आंखों को और बड़ा कर लेता है। उसकी आंखें फैलकर अजीब सी नजर आ रही थी और फिर खुशी से उछलता हुआ अपने उसी विशाल सोफे की कुर्सी पर बैठ जाता है। जीवन, बोलिए बॉस, जल्दी बोलिए, अब मुझसे सब्र नहीं होता है। यश मलिक, तुम रुको जीवन, पहले इनका जवाब तो सुन ले। और फिर उन चारों की तरफ देखते हुए, मैंने फैसला कर लिया है कि अब अगले 6 महीने तक तुम्हें मैं कोई कमीशन नहीं दूंगा। तुम्हें मेरे लिए फ्री में काम करना होगा और यहाँ ढेरों पर्यटक पहुंचाने होंगे। बोलो, मंजूर है? वो चारों ट्रैवल एजेंट उसकी बात सुनकर, हाँ, हमें आपकी शर्त मंजूर है, हम ऐसा ही करेंगे। जीवन,
ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं बॉस, ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये चारों यहाँ से जाते ही अपनी मनमर्जी में आ जाएंगे। आप इन पर कोई भरोसा मत कीजिए और मुझे आदेश दीजिए इन चारों को ठीक करने का। ट्रैवल एजेंट जल्दी से। अरे कैसी बात कर रहे हो आप जीवन भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब बॉस से हमने वादा किया है तो उसे हम अवश्य पूरा करेंगे। हाँ बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे से हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। पर बॉस आप भी समझिए, अगर पर्यटक खुद ही यहाँ ना आना चाहे तो हम क्या करें, क्योंकि आपका ये आइलैंड लगातार बदनाम होता जा रहा है। लोग अब इस आइलैंड को बदनाम आइलैंड भी कहने लगे। जो एक बार यहाँ आकर वापस जाता है वो 4 और लोगों को यहाँ ना आने की सलाह देता है। अब आप बताइए हम क्या करें। यश मलिक जीवन की तरफ देखता है और ये मैं क्या सुन रहा हूं, क्या हमारे गुंडे कुछ ज्यादा ही छीना झपटी कर रहे हैं, पर्यटकों को लूट रहे हैं? जीवन, नहीं बॉस ऐसा कुछ नहीं है, बस इक्का दुक्का मारपीट हो गई थी और ज्यादा कुछ नहीं। ट्रैवल एजेंट, बॉस आज से 1 महीना पहले ही एक लड़की की यहाँ इज्जत लूट ली गई। आपको तो पता ही होगा, इस बात की खबर भी मार्केट में बहुत फैल गई है। दूसरे ट्रैवल एजेंट लगातार इस बात को फैला रहे हैं, जिससे लोग इधर आने से घबरा रहे हैं। यश मलिक अभी कुछ बोलता है कि उसके पास रखा फोन बजने लगता है और वो फौरन फोन उठा लेता है। यश मलिक, हाँ बोलो क्या खबर है? गुंडा, मलिक अभी हेलीकॉप्टर से 4 पर्यटक हमारे यहाँ घूमने आए हैं। देखने से ही मोटी आसामी लग रहे हैं, आप कहें तो किडनैप कर लें, 10-15 करोड़ तो मिल ही जाएंगे। यश मलिक जीवन से एकदम खुश होते हुए, हमें जीवन 4 लोग मेरे हेलीपैड पर आ गए हैं, हमारा आदमी बोल रहा है कि बेहद अमीर लग रहे हैं, 10-15 करोड़ मिल जाएंगे, अपहरण करते हैं इनका। तेरी अपहरण करने वाली पूरी गैंग तैयार है या नहीं? यश मलिक की ये बात सुनकर वहां बैठे चारों ट्रैवल एजेंट मन ही मन और ज्यादा घबरा उठते हैं। उनकी तो समझ में नहीं आता है कि क्या करें। इन्हें तो बस अपनी जान बचाने की हो रही थी और इस आइलैंड से निकल जाने की, इसलिए यहां तो यश मलिक की हर बात को हाँ ही बोलना जरूरी हो गया था। जीवन, नहीं बॉस, अभी अपहरण गैंग हमारा तैयार नहीं है, और वैसे अभी आप इतनी जल्दी मत कीजिए, पहले उन पर्यटकों को यहाँ घूमने फिरने दीजिए, पैसा उड़ाने दीजिए, उसके बाद जब वो चारों यहाँ से निकल कर जाने वाले होंगे उस दिन उनका अपहरण कर लेंगे, तब तक चारों को ऐश करने दो। यश मलिक उसकी बात सुनकर, वाह क्या बात है, तभी तो मैंने तुम्हें अपना राइट हैंड बनाया है, हर वक्त मेरे फायदे की ही बात करते हो। ठीक है, तुम ऐसा ही करो और जितना ज्यादा पैसा इन्हें खर्च करवा सकते हो करवाओ, आखिर मुझे अपनी तिजोरी नोटों से फुल करनी है।